हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पर। आज की क्लास में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कि पॉलिटी के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि यह कोई नए प्रश्न नहीं है, या ये वो प्रश्न है जो पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप लोग कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं हम पॉलिटी के, वो हम लोग हल करेंगे। इसमें से किन किताबों से प्रश्न लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर हैं, तो चाहे घटना चक्र आप लोग मान सकते हैं कि घटना चक्र है, और भी तमाम तरह के जहां से संभव हो सका है तो इन प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसी तरह कर हम लोग संविधान सभा के बारे में देखेंगे, फिर आगे चलकर मौलिक अधिकार, नागरिकता, इन सब टॉपिक वाइज हम लोग इनके प्रश्न हल करेंगे, जो कि हमारी आने वाली परीक्षाएं, चाहे वो आप लोग वीडियो का पेपर दे रहे हो जो री एग्जाम वाला है, या फिर आर ओ और या फिर चाहे हमारा वो पीसीएस प्री का पेपर हो, तो इनके लिए हम लोग अभी तो इनका कोई वीडियो की परीक्षा की तिथि भी नहीं आई है, और आर ओ ये दिसंबर के लास्ट में देखने को सुनने को मिल रही है। तो हम लोग तब तक जितने भी प्रीवियस पेपर हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चाहे वो आज जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटी का, तो पॉलिटी का यहाँ से कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर ज्योग्राफी का करेंगे, और ज्योग्राफी के बाद देन हम लोग हिस्ट्री का करेंगे। तो ज्योग्राफी हिस्ट्री हो सकेगा तो साथ साथ हम लोग चलाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि ये जैसे आप लोग लिखा देख रहे हैं इसमें, इससे पहले आप लोग थोड़ी पृष्ठभूमि पिछली देख लीजिए कि जब अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में, कौन सी महारानी थी, आप लोग ये भी याद रखिए, एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर के माध्यम से उनसे एक आज्ञा पत्र लेकर भारत में आए थे व्यापार करने, और जिससे कि भारत में यहाँ पर वो अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने का प्रयत्न उन्होंने किया, और वो सफल भी हुए, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीयता की भावनाएं अलग अलग, कई सारे रियासतें थी, किसी जगह पर किन्हीं दूसरे राजा का शासन था तो कोई क्षेत्र कौन कंट्रोल करता था, तो वहीं पर एक दूसरे में मतभेद उत्पन्न करके कूटनीतिक से ये अपनी सत्ता बनाने लगे थे। तो इसी क्रम में जब वो 1757 में प्लासी जीतते हैं, फिर बक्सर के बाद जब वो 1765 में बक्सर जीतते हैं, तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी के अधिकार उनको यहाँ के शासकों के द्वारा मिल जाते हैं। अब हालांकि थे तो वो एक व्यापारी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 1765 बक्सर के युद्ध के बाद वो एक प्रशासक की भूमिका में आ जाते हैं, यानी कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। अब यहाँ से उनकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ती हैं, और जिससे वो और दमन अपना प्रारंभ करते हैं और शोषण प्रारंभ करते हैं। अब वो व्यापारी से प्रशासक की भूमिका में आ गए, अब उनको रोकने वाला कोई नहीं था। तो इसी प्रकार जब 1857 का विद्रोह होता है, तो उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद 15 अगस्त 1947 तक जो था, उस फिर इनका शासन चलता है। तो वो 1857 के बाद से यहाँ पर देखिए 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये ब्रिटिश ताज के अनुरूप हो जाता है। कंपनी से सत्ता छीन ली जाती है कब, ये 1857 का जब सिपाही विद्रोह होता है। ये मेजर यहाँ पर बीच में डिवाइडेशन का काम करता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर आगे जाता है, तो कई लोगों द्वारा कहा जाता है कि अब यहाँ एक संविधान की जो थी आवश्यकता वो देखी जाने लगी, जिससे कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का विकास रुके नहीं। तो एम.एन. राय के द्वारा 1934 में संविधान सभा का सुझाव दिया गया था। ये हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बताने का उद्देश्य ये है कि हमारा संविधान बना तो उन संविधानों में कैसे कैसे वो चल के बना, जो विधिक रूपरेखा पिछले 200 सालों में निर्मित हुई थी, जो अंग्रेजों ने जो एक नियम कानून बनाए थे 200-250 सालों के लिए, तो उन चीज़ों को एकदम से छोड़े बिना हम आगे नहीं जा सकते थे, या फिर वो मूलभूत चीज़ें हमें लेनी ही थी। तो उसी लिए हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि उनमें से कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो किन किन चार्टरों के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत पर लगाए थे। तो यहीं से जो हम लोग देखेंगे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है, इसको हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये कंपनी लागू करती है, और फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का अधिनियम और 1853 का अधिनियम। फिर सिपाही विद्रोह होता है, लोगों का असंतोष बढ़ता है, उसको दबाने के लिए फिर ताज की कंपनी का शासन जो है वो ब्रिटिश महारानी अपने हाथों में ले लेती हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का फिर भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत शासन अधिनियम, 1900
9 है दोस्तों, ये 1990 नहीं 1909 का भारत शासन, इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो। और 1909 19 का है, ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया। और 1935 का भारत शासन अधिनियम, आप लोग जानते हैं कि हमारे संविधान का अधिकांश हिस्सा इससे लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है इनके बारे में तो इनके बारे में आप लोग पढ़िए, अवश्य पढ़िए। यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं पिछले सालों में, किस तरह के प्रश्न बनते हैं वो आइए हम लोग आगे चलकर देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न बना कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान बहुत ही हल्का सा प्रश्न है, सब लोगों को मालूम होगा। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वह है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों ये आज की तरह वाला सर्वोच्च न्यायालय नहीं, जैसे आप लोग इसकी तुलना सुप्रीम कोर्ट से करने लगे तो उस तरह का न्यायालय नहीं था। और इसका उत्तर जो हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इससे संबंधित और अगर बातें देखी जाए तो इसके माध्यम से कंपनी ने जो है वो ताज पर अपना नियंत्रण, ताज ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया था। और इसमें फिर क्या था कि कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को ताज के द्वारा मान्यता मिल गई थी। और यहाँ पर एक देखा जाए तो केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली थी, केंद्रीय प्रशासन की नींव इसी के द्वारा डाली गई थी। और यहाँ पर देखा जाए तो और जो सबसे बढ़िया नाम आता है हम लोगों को याद करने के लिए कि इसी के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, जो गवर्नर थे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल तो वो सर वारेन हेस्टिंग्स थे। सर वारेन हेस्टिंग्स, ये आ जाता है हमारा लोगों की बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल थे सर वारेन हेस्टिंग्स। और आगे चलकर अगर देखा जाए तो 1773 के तहत 1784 में हमारा लोगों का एक बनता है सुप्रीम कोर्ट, इसके उच्चतम न्यायालय, इसके पहले न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, ये आप लोग याद रखिएगा एलिजा एम्पे। तो इतना आप लोग याद करिएगा इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा आप लोग इसके बारे में। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब इसका जैसे ए का नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी, नियामक अधिनियम 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, तो हम लोगों ने भी पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। और नियंत्रण परिषद की स्थापना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये आप लोगों को मालूम होगा कि ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत थी। और इंग्लिश मिशनरियों में भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये था 1813 में के जो चार्टर एक्ट था उसमें इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। और जो हमारा लास्ट बचा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, ये 1833 में। कौन था कानूनी सदस्य, पहला कानूनी सदस्य लॉर्ड मैकाले था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारे प्रीवियस प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, ये किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि 1833 के माध्यम से जो है कि भारतवासियों का अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना इन्होंने बनाया था, संभव किया था। और 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोग अगर एक बात ध्यान रखने तो यहाँ पर ये होगा कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति, ये पिछले बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर क्या दिया गया था कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त किया गया था। 1813 पे एकाधिकार समाप्त किया, मतलब कि यूरोप की और भी कंपनियां जो होंगी वह भारत के साथ अब व्यापार कर सकती थी। लेकिन चीन और चाय के साथ,
चीन और चाय, यानी कि चीन के साथ कोई अन्य कंपनी व्यापार नहीं करेगी और चाय का व्यापार कोई अन्य कंपनी नहीं करेगी। तो चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार इसका बना रहा। और ये एकाधिकार कब समाप्त किया गया? तो ये अगले वाले चार्टर यानी कि 1833 वाले चार्टर पर ये समाप्त कर दिया गया था। तो दो बातें हम लोग यहाँ से एकदम याद रखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट में इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था चीन और चाय को छोड़कर, और 1833 में अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना संभव बनाया था। और भारतवासियों की शिक्षा के लिए 1813 में ही आप लोग एक बात याद रखिएगा कि 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए की अनुमति दी गई कि प्रतिवर्ष व्यय करना भारतीयों की शिक्षा के लिए। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखना। भारत परिषद शासन अधिनियम, ये एक आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। अधिकतर प्रश्न देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 से बने हैं, लेकिन आप लोग ये सारे एक एक दो बार पढ़ा अवश्य लेना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1919 यानी कि मार्ले मिंटो इसको कहा जाएगा, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 को कहा जाएगा। तो विधान परिषद में देखिए, विधान परिषद में बजट पर बहस करने की जो शक्ति थी वो 1892 किससे प्राप्त हुई? 1892 भारत परिषद अधिनियम से प्राप्त हुई थी। और इसके बारे में आगे हम लोग और देखते हैं तो आप लोगों को ये मालूम होगा, ये याद रखना कि 1919 वाला ये मार्ले मिंटो है, मार्ले मिंटो, और 1919 वाला ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी इसे कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखना। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1919, इनमें से कोई नहीं। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वह की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 1937 को पहला संघीय न्यायपालिका बनकर तैयार हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 को। और इसके पहले जो न्यायाधीश थे कौन थे? मॉरिस गोयर। इसके पहले न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित हुआ था। 1937 ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर 1935 नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन, अब डायरकी सिस्टम आप लोगों को मालूम होगा, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं तो इसकी थ्योरी जब हम लोग करेंगे तब लोग देख रहे होंगे। अभी फिलहाल हम सबसे पहले इसके सारे जितना भी हमारा सिलेबस है पॉलिटी का, उसके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे हम लोग हल करेंगे। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1909, 1919, 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1947। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है 1935 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। और वहीं पर अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन, तो आप लोग उत्तर लगाएंगे 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। अब यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब हटाया गया? तो आप लोग यही समझ सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगा दिया गया था। ये अंडरस्टूड बात है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख व्यवस्था है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और यहाँ पर है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनीय शक्ति का हस्तांतरण, उपयुक्त में से सभी।
तो जो हमारा अब यह आप लोग देखेंगे कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे मार्लेमिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, तो उसमें देखेंगे। और यहां पर होगा कि द्वैध शासन की व्यवस्था, ये 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषता थी कि द्वैध शासन लगाया गया, हमने पहले भी देखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो प्रथम बार जो द्विसदनी बनाई गई थी कब बनाई गई थी, ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो ये हमारा उत्तर इसका हो जाएगा। द्विसदनी विधान पालिका थी वह बनाई गई थी 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा या भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आप लोग इसमें ज्यादा परेशान मत हुइए कि ये कहाँ काउंसिल एक्ट लिखा है, कहीं सरकार अधिनियम लिखा है, कहीं शासन परिषद लिखा है, तो आप लोग ये समझिए इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो है वह निर्गत करने की शक्ति, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, अभी हम लोग क्लियर करेंगे उसको कि इसका जो सही उत्तर होगा 1909, 1909, 1919, 1935, 1947। तो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 के तहत दी गई थी। लेकिन यहीं पर अगर एक प्रश्न आ जाता है कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा थी, तो वो हाँ आप लोग टिक करेंगे 1861। कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है। 1861 हमारा वो क्वेश्चन दूसरा होगा कि जब गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अगर अध्यादेश पारित करना पड़े तो किस अधिनियम के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त थी, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त थी। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो 1935 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1909, 1919, 1935, 1947। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत काउंसिल अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत दिया गया था। यह सिद्धांत क्या था हम लोग आगे चलकर इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किस योजना पर आधारित था? तो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन मार्लेमिंटो नहीं है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये भी नहीं है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ये आप लोग याद रखना। इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में ज्यादा प्रश्न बनते हैं। अगर इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं तो वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अधिकतर प्रश्न बनते हैं, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन कौन? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसको हम लोग अभी लास्ट में देख लेंगे क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी चीजें पूछी जा रही हैं। अब देखते हैं, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? अभी हम लोगों ने देखा था प्रांतों में 1919 में लागू किया गया था और संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ये यहाँ पर हमारा लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था किसने की थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1947। तो आप लोगों को मालूम होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय शासन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 का जो अधिनियम था उसमें अवशेष शक्तियां संघीय विधान पालिकाओं को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर जनरल को। तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां थी यह गवर्नर जनरल को दी गई थी।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, ये अव्यय था। संघ की योजना पर विचार, ये भी आपका था। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना, ये भी था। देश के लिए एक लिखित संविधान की बात 1935 में नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, 1935 का भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, बिल्कुल गलत, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, ये भी बिल्कुल गलत। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी बिल्कुल गलत। तो हमारा जो सही उत्तर बचता है वह है भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसी बारे में हम लोगों को ये ज्यादातर पढ़ना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो अगर आप लोगों को मालूम होगा कि बर्मा कब अलग हुआ था, तो बर्मा अलग हुआ था 1937 को। 1937 को भारत से अलग हुआ था। तो कौन सा ये होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये अलग हुआ था। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों खत्म होता है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं 1935 से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को बताए देते हैं, और आप लोग इसको देख लेना अपनी कॉपी में, जहाँ पर भी आप लोगों को नोट्स बने हुए हों। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग अधिकतर देख लेना, अवश्य देख लेना कि 1935 जो ये अधिनियम था, यह साइमन रिपोर्ट और नेहरू आयोग की जो रिपोर्ट थी, साइमन आयोग रिपोर्ट और नेहरू समिति की रिपोर्ट, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसकी सहायता लेकर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था। और इसी के आधार पर ये 1935 का अधिनियम था वो पारित किया गया था। तो कौन सी दो रिपोर्टें हो गई? एक साइमन आयोग की रिपोर्ट, साइमन आयोग, और दूसरा हो गया नेहरू समिति। इनको ध्यान में रखकर बनाया गया था जो सिफारिशें दी गई थी, और 1935 में इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर जो श्वेत पत्र तैयार किया गया था वो बाद में पारित हुआ। यह एक लंबा दस्तावेज था, ये तो बातें सभी को मालूम होंगी कि इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। 10 अनुसूचियां, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप लोग याद रखना कि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इसने एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की थी, जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची ये बाकायदा दी हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त की थी, ये आप लोगों को बताया। कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, ये भी पता आप लोगों को है, भी बताया गया था। और इसी के द्वारा 1935 के द्वारा ही रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, आरबीआई की स्थापना, क्योंकि देश में मुद्रा की साख को नियंत्रण कर सके। तो आरबीआई की स्थापना अगर पूछे तो केंद्रीय बैंक की स्थापना वो हुई थी, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो ये 1935 के तहत हुई थी। और इसी के तहत संघीय न्यायालय बना था, ये भी आप लोगों को मालूम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। और इसी के तहत जैसे संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग ये भी बने थे। और केंद्र में प्रांत में शक्तियों का विभाजन भी हुआ था, और राष्ट्रपति की अध्यादेश नियुक्त करने की शक्ति भी इसी से प्राप्त है। तो ये चीजें, और इसमें भी एक बार और देख लीजिएगा कि मताधिकार का विस्तार किया गया था, और 10% जनसंख्या को इसका अधिकार, मताधिकार दिया गया था। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिए। हम लोग जब आगे इसको पढ़ेंगे, आप लोग कहेंगे तो पीडीएफ हम इसकी प्रोवाइड करा देंगे, ये जो पिछले कुछ अधिनियम थे। तो आप लोग ये चीजें अवश्य देख लेना अपनी कॉपी में कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14-15 पेज आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, बना लीजिए एक एक पेज इसके बारे में। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, 20 से 25 प्रश्न इसके थे, हम लोगों ने 20 प्रश्न देखे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा इसी से लेकर। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।